इस वक्त की बड़ी खबर, जहां नोएडा में एक बार फिर से स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। सेक्टर 168 स्थित शिव नडार स्कूल को धमकी मिली है। धमकी मिलने के बाद स्कूल मैनेजमेंट ने छात्रों को घर वापस भेजा है। सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची है। डॉग स्क्वाड भी बुलाया गया है। पुलिस वहां पर बारीकी से जांच पड़ताल कर रही है। तो स्कूलों को बम से उड़ाने की एक बार फिर से धमकी मिली है। दिल्ली एनसीआर से ये बड़ी खबर, जहां सेक्टर 168 शिव नाडार स्कूल को ये धमकी दी गई है। पुलिस पहुंची हुई है, मामले की तफ्तीश की जा रही है। स्कूल कैंपस को फिलहाल बंद कर दिया गया है। डॉग स्क्वाड की टीम भी मौके पर पहुंची हुई है। धमकी मिलने के बाद स्कूल मैनेजमेंट ने छात्रों को घर वापस भेज दिया है और मामले की छानबीन की जा रही है। तो एक बार फिर से स्कूलों को उड़ाने की धमकी मिली है। और देखिए, दिल्ली एनसीआर के कई जो ऐसे स्कूल हैं, लगातार यहां पर धमकी दी जाती रही और जब जब धमकी दी गई, हड़कंप सा मचा। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। हालांकि ऐसी कुछ घटनाओं को अंजाम दिया नहीं जाता है, लेकिन बार बार ऐसी धमकी से जरूर स्कूल प्रबंधन भी चिंतित है कि कब क्या हो जाए। हालांकि प्रशासनिक नजर लगातार रहती है, लेकिन इन सब के बावजूद कई बार ईमेल के जरिए, कई बार फोन के जरिए ये धमकी दी जाती है कि बम से हम उड़ा देंगे। और देखिए, इससे पहले भी नोएडा में 4 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी, जो गलत साबित हुई। इस मामले में पुलिस ने 9वीं क्लास में पढ़ने वाले नाबालिग छात्र को हिरासत में लिया है। काफी समय से दिल्ली एनसीआर के कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी लगातार मिलती आ रही है। बुधवार की सुबह नोएडा में एक और खबर ने हड़कंप मचा दिया। यहां के 4 बड़े स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। गहन जांच पड़ताल के बाद पुलिस आखिरकार इस मामले में धमकी देने वाले तक पहुंच गई। धमकी देने वाला कोई गैंगस्टर या अपराधी नहीं, बल्कि 9वीं क्लास में पढ़ने वाला छात्र निकला। स्कूल न जाना पड़े, इसके लिए छात्र के दिमाग में यह खतरनाक आइडिया आया। पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया था। टीमें गठित की गई थी और सभी स्कूलों को सेंसिटाइज किया गया था, चेकिंग की गई थी, सीसीटीवी चेक किए गए थे। लेकिन 12 घंटे बाद साइबर टीम ने इस पूरे प्रकरण का खुलासा कर दिया है। दरअसल में एक बच्चे को हिरासत में लिया है, जिसकी उम्र 14 वर्ष है और वो इन्हीं 4 स्कूल में से एक निजी स्कूल में 9वीं का छात्र था। फिलहाल जब उससे पूछताछ की गई तो उसने ये तर्क दिया कि स्कूल जाने का मन नहीं था, लिहाजा जो ईमेल आईडीज हैं वो गूगल के माध्यम से निकाली गई, साथ ही जो कंटेंट है वो भी गूगल से ही कॉपी किया गया था। बुधवार को स्कूलों को यह धमकी भरा मेल मिला। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस भी तुरंत एक्शन में आई। पुलिस की टीम बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वाड को लेकर मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू कर दी। लेकिन जांच करने के दौरान कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। जिन स्कूलों को धमकी मिली थी, उनमें स्टेप बाय स्टेप द हेरिटेज, ज्ञानश्री और मयूर स्कूल शामिल थे। हालांकि ये कोई पहला मामला नहीं है। पिछले साल दिसंबर के महीने में नोएडा और ग्रेटर नोएडा के स्कूलों को भी ऐसी ही धमकियां मिली थी, जो पूरी तरह फर्जी निकली। पुलिस का कहना है कि इससे पहले भी जो घटनाएं हुई हैं, जो मेल आए थे स्कूलों को बम से उड़ाने की, उसका डोमेन रशिया है, लिहाजा अभी उसमें पत्राचार चल रहा है और आने वाले वक्त में उसमें भी कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन विपिन के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18 नोएडा। स्कूलों को उड़ाने की जो धमकी है वो मिल रही है। हालांकि ऐसी घटना अंजाम नहीं दिया गया, लेकिन बार बार आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है। जो सेक्टर 168 स्थित शिव नाडार स्कूल का भी नया मामला सामने आया, जहां धमकी दी गई और धमकी मिलने के बाद स्कूल मैनेजमेंट ने छात्रों को घर वापस भेजा है। दीपक बिष्ट हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता जुड़े हैं। दीपक, एक बार फिर से ये धमकी मिल रही है, आखिर इसके पीछे की वजह इस बार क्या सामने आ रही है? देखिए, फिलहाल जांच की गई, क्योंकि जांच स्कूलों में अक्सर जैसे ही कॉल मिलती है तो उसके बाद पुलिस एक्शन में आती है, क्योंकि इस तरह की कॉल्स को हल्के में नहीं लिया जा सकता। पहले भी देखा गया है। आज दिल्ली एनसीआर के स्कूलों में इस तरह की कॉल्स मिली है। फिलहाल दिल्ली के ईस्ट दिल्ली में एल्कॉन इंटरनेशनल स्कूल है, जहां पर सुबह सुबह कॉल मिलने के बाद प्रिंसिपल ने पुलिस को बुलाया, उसके बाद डीवीएस और सब जांच की गई, लेकिन कुछ नहीं निकला। उसके बावजूद भी स्कूल को छुट्टी करवानी पड़ी बच्चों का। आज का स्कूल जो है वो ऑनलाइन चलेगा।
और इसी वजह से जो पेरेंट्स थे वो भी परेशान थे, क्योंकि कई पेरेंट्स को पता नहीं चल पाया था, मैसेज नहीं रिसीव कर पाए थे। लेकिन जिस तरह से स्कूलों में इस तरह की धमकी दी जा रही है, क्योंकि नोएडा का मैं आपको बताऊं 2 दिन पहले इस तरह की कॉल्स मिली थी, जिसके बाद 1 दिन पहले ही पुलिस ने एक बच्चे को इस पूरी कॉल्स के पीछे की वजह बताया और ये कहा था कि वो स्कूल में छुट्टी चाहता था और इसलिए उसने इस तरह को सोशल मीडिया के जरिए इस तरह की चीजें देखी और उसने स्कूल में छुट्टी के लिए इस तरह की ईमेल्स करी थी। अब जो आज ये ईमेल्स आई हैं, इसको भी पुलिस हालांकि हर जगह पर जांच कर रही है। सेंट स्टीफन कॉलेज है नॉर्थ जिले का, वहां पर भी पुलिस की टीमें काम कर रही है, BDS मौके पर है, लेकिन अभी तक फिलहाल कुछ नहीं निकला, जिसके पीछे ये कहा जा सकता है कि ये भी हॉक्स ईमेल्स होंगी। तो फिलहाल अब पुलिस की जो टीमें हैं वो इन्वेस्टिगेट करेगी कहां से ये ईमेल्स जनरेट हुई है और किस तरीके से इसको करने का मकसद जो है वो क्या रहा। जी चलिए, शुक्रिया दीपक इस अपडेट के लिए आपका। तो देखिए, इस बार भी कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आई है जहां पर कोई वजह सामने नहीं आई है। हालांकि जब ये धमकी मिली तो वहां पर पुलिस भी मौके पर पहुंची, थोड़ी छानबीन भी की गई, लेकिन वहां पर कुछ ऐसा मिला नहीं। लेकिन लगातार ऐसे मोबाइल कॉल्स आ रहे हैं, ईमेल आ रहे हैं और इस पर लगातार पुलिस नजर बनाई हुई है, क्योंकि इससे पहले भी एक 9वीं के छात्र ने इस धमकी को दिया था। और बड़ी खबर इस बीच दिल्ली से है, जहां लैंडपोर्ट जॉब मामले में रेलवे में लैंडपोर्ट जॉब मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में आज फिर से सुनवाई होनी है। रेलवे के 30 स्टाफ पर भी केस चलेगा। एक अधिकारी के खिलाफ अनुमति का इंतजार है। अंतिम चार्जशीट में 78 लोग आरोपी बनाए गए। लालू परिवार के भी सदस्य इसमें शामिल है। तो राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई आज इस मामले में होगी। बता दें कि रेलवे के 30 स्टाफ पर भी केस चलेगा और ये लैंडपोर्ट जॉब से जुड़ा हुआ यह पूरा मामला है और इस मामले में लगातार सुनवाइयां हो रही है और इस सुनवाई के दौरान कई जो कानूनी प्रक्रियाएं हैं वो भी लगातार आगे बढ़ती जा रही हैं। और इस मामले में अब खबर है कि रेलवे के 30 स्टाफ पर भी एक केस चलेगा और एक अधिकारी के खिलाफ अनुमति का इंतजार भी किया जा रहा है। और अंतिम जो चार्जशीट है उसकी बात करें तो इसमें 78 लोग आरोपी बनाए गए और इस आरोपियों में लालू परिवार के भी सदस्य शामिल हैं। शंकर आनंद हमारे साथ हैं, संवाददाता जुड़े हैं। शंकर, आज की जो सुनवाई होगी लैंडपोर्ट जॉब मामले में वो कितनी खास होगी, क्या होना है आज? देखिए, जिस तरह से लैंड फॉर जॉब के मामले की अगर बात करें तो इस मामले में आज बेहद महत्वपूर्ण सुनवाई आज राउज एवेन्यू कोर्ट में हो सकती है। और जिस तरह से पिछली सुनवाई के दौरान में सीबीआई की ओर से पेश वकील ने कोर्ट को बताया था कि एक आरोपी रेलवे के अधिकारी के खिलाफ जो है अभी जस्ट सीबीआई ने मुकदमा चलाने की अनुमति अभी तक नहीं मिली है। तो उस मामले पर उसके बारे में उस तमाम जानकारियों को साझा किया गया था। हालांकि इससे पहले पिछली सुनवाई में सीबीआई को 30 सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति मिल गई थी। हालांकि इस मामले में लालू प्रसाद यादव और इसके साथ साथ कई अन्य आरोपी उनके खिलाफ तो पहले से मामला चल रहा है, लेकिन कई ऐसे सरकारी अधिकारी और कर्मचारी जो थे जिनकी भूमिका निकल के सामने आई थी, तो उनके खिलाफ केस चलाने की अनुमति जांच एजेंसी के द्वारा ली गई थी। तो आज देखना लाजमी होगा कि सीबीआई के द्वारा आज किस तरह से तमाम दलीलों को सामने कोर्ट के सामने रखा जाएगा और कुछ अन्य अधिकारियों का नाम भी कोर्ट के सामने रखा जा सकता है। तो वो कौन कौन से लोग होंगे जिसके खिलाफ आगे कोर्ट की कार्रवाई करने का जो कार्रवाई है उसकी अनुमति जो है वो ली गई है। एक तरह से कहा जा सकता है कि तमाम जो आरोपी हैं उनके बारे में आज कुछ नई जानकारियां कोर्ट के सामने रखी जा सकती है और जब सीबीआई के द्वारा उन तमाम नामों के बारे में बताया जाएगा तो उसके बाद कहा जा सकता है कुछ नए खुलासे और सामने आ सकते हैं। जी चलिए, शुक्रिया शंकर इस अपडेट के लिए आपका। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आने से पहले आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बड़ा दावा कर दिया है। अरविंद केजरीवाल ने लिखा है, कुछ एजेंसीज दिखा रही हैं कि गाली गलौज पार्टी की 55 से ज्यादा सीट आ रही है। पिछले 2 घंटे में हमारे 16 उम्मीदवारों के पास फोन आ गए कि आप छोड़ के उनकी पार्टी में आ जाओ, मंत्री बना देंगे और हर एक को 15-15 करोड़ देंगे। अगर इनकी पार्टी की 55 से ज्यादा सीटें आ रही हैं तो हमारे उम्मीदवारों को फोन करने की जरूरत क्या है? जाहिर तौर पर ये फर्जी सर्वे करवाए ही हैं, इसलिए गए हैं ताकि ये माहौल बनाकर कुछ उम्मीदवारों को तोड़ सकें। पर गाली गलौज वालों, हमारा एक भी आदमी नहीं टूटेगा। ये पोस्ट अरविंद केजरीवाल का सामने आया है। तो एग्जिट पोल जिस तरीके के सामने आए हैं और इसके बाद से अभी जो आरोप प्रत्यारोप है वो भी चल रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल के आरोप से पहले आपके नेता संजय सिंह ने भी ऐसे ही आरोप लगाए थे। लगातार लग रहे आरोप के बाद बीजेपी नेताओं ने हमला बोला है।
दिल्ली की जनता बड़ी समझदार है और उसने बहुत समझदारी से वोट किया है और मुझे लगता है कि दिल्ली में एक ताकतवर सरकार बनेगी। कांग्रेस की हार सुनिश्चित है, बाकी जीत कोई भी सकता है। दिल्ली में तो सरकार बन रही है, क्योंकि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की बौखलाहट है, जिस तरह से वो बयान दे रहे हैं कि हमारे विधायकों को फ़ोन किया जा रहा है, अभी परिणाम ही नहीं आया तो उनके किस विधायकों के पास फ़ोन कोई करेगा। कह रहे पैसे का ऑफ़र किया जा रहा है, तो ये उनकी हताशा है। और दूसरी बात ये मैं कह दूं कि इस दिल्ली की जनता के साथ अरविंद केजरीवाल ने जो वायदे किए थे और उसको धोखा दिया। दिल्ली विधानसभा चुनाव में एग्जिट पोल में बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है। एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आने के बाद सियासी बहस तेज है। बीजेपी दिल्ली में केजरीवाल के सफाये का दावा कर रही है तो कांग्रेस असल परिणाम आने तक इंतजार करने की बात कह रही है। सरकार तो बनना तय है। ये केजरीवाल कांग्रेस का नाजायज औलाद है। ये 2013 में कांग्रेस ने केजरीवाल को पैदा किया, समर्थन देके सरकार बना के ऐसे मक्कार, ऐसे भ्रष्टाचारी लोगों को, और आज कांग्रेस का सफाया हो गया और दिल्ली की जनता ने केजरीवाल को सफाया कर दिया। हम लोगों का आकलन है कि निश्चित रूप से वहाँ अच्छा प्रदर्शन भाजपा करेगी, साथ में जदयू की एक ही सीट है, लेकिन सभी लोग काफ़ी उत्साहित हैं और जो एग्जिट पोल भी बता रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बनने की ज़्यादा संभावना है। 1-2 दिन और वेट कर लेना चाहिए। वास्तविक जो परिणाम आएगा और जनता का जो निर्णय है उसका स्वागत करेगा सब लोग। देखिए, एग्जिट पोल में जो कुछ भी दिखाया जा रहा है उनको लगता है बिल्कुल सच के करीब है, क्योंकि वहाँ की जो जमीनी सच्चाई है, दिल्ली में काफ़ी केजरीवाल जी के खिलाफ इस बार एंटी इनकम्बेंसी दिख रही थी, लोग उनसे नाराज दिख रहे थे। बजट सत्र का आज छठा दिन है। संसद में आज भी हंगामे के आसार है। भारतीयों को डिपोर्ट करने का मुद्दा, हथकड़ी और बेड़ियों को लेकर विपक्ष ने आपत्ति जताई है। कांग्रेस का देश भर में विरोध प्रदर्शन का ऐलान है। अमेरिकी सरकार की इमिग्रेशन पॉलिसी की दुनिया भर में चर्चा है। तो देखिए, संसद में आज भी हंगामे के आसार है और कई मसलों पर विपक्ष आज भी हंगामा कर सकता है। भारतीयों को डिपोर्ट करने का चाहे मुद्दा हो या फिर हथकड़ी और बेड़ियों को लेकर के विपक्ष लगातार आपत्ति जता रहा है। आज शाम मोदी कैबिनेट की बैठक है, जिसमें नए इनकम टैक्स बिल को मंजूरी मिल सकती है। ये बिल इनकम टैक्स से जुड़े नियमों को आसान बनाने के लिए है। इसमें कई प्रावधान ऐसे भी किए जा सकते हैं जिससे लागू होने के बाद इनकम टैक्स में राहत के लिए बजट तक का इंतजार नहीं करना होगा और न ही इनकम टैक्स एक्ट में संशोधन करने की जरूरत होगी। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद सोमवार को लोकसभा में ये पेश किया जा सकता है और इसे स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा जा सकता है। और महाकुंभ से जुड़ी खबर है, जहां अब तक 40 करोड़ लोगों ने स्नान अब तक कर दिया है। महाकुंभ का आज 26वां दिन है। आज गुजरात के सीएम भूपेंद्र भाई पटेल, झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह महाकुंभ पहुंचेंगे। मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला, इसके साथ एमपी के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा भी कुछ और मंत्रियों के साथ प्रयागराज पहुंचेंगे। केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद, राज्यसभा सांसद और उपनेता शिवसेना प्रियंका चतुर्वेदी भी संगम में डुबकी लगाएंगी। राष्ट्रपति भवन में आने वाले कुछ दिनों में ऐसा होने जा रहा है जो आज तक नहीं हुआ। यहां एक शादी समारोह होने वाला है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की परमिशन के बाद यहां शादी की मेजबानी होगी। राष्ट्रपति भवन जितना ऐतिहासिक है, उतनी ही खूबसूरत इसकी इमारत है। 300 से ज्यादा कमरों वाले राष्ट्रपति भवन में भारत की प्रथम नागरिक यानी राष्ट्रपति रहती हैं। विदेशों से आने वाले राष्ट्र अध्यक्षों का यहाँ ग्रैंड वेलकम होता है।
लेकिन अब राष्ट्रपति भवन एक शादी की मेजबानी करने जा रहा है। कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में यहाँ शहनाई गूंजने वाली है, जो आज तक कभी न किसी ने देखा और न सुना है। समारोह कड़ी सुरक्षा के बीच यहाँ के मदर टेरेसा क्राउन कॉम्प्लेक्स में आयोजित किया जाएगा। अगले हफ्ते 12 फरवरी को सीआरपीएफ की असिस्टेंट कमांडेंट पूनम गुप्ता और सीआरपीएफ के अधिकारी अवनीश कुमार 12 फरवरी 2025 को मदर टेरेसा क्राउन कॉम्प्लेक्स में शादी करने वाले हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसकी मंजूरी दी है। शादी बेहद खास इसलिए है क्योंकि ये वैलेंटाइन वीक के दौरान हो रही है, यानी 12 फरवरी को यहाँ पर ये शादी होगी और जिन पूनम गुप्ता की शादी हो रही है वो पीएसओ के तौर पर यहाँ पर कार्यरत हैं और उनके काम को देखते हुए जिस तरीके के कोड ऑफ एथिक्स को वो अपनाती हैं, जिस तरीके का प्रोफेशनलिज्म बिहेवियर उनका है, उसको देखकर राष्ट्रपति बहुत ज्यादा प्रसन्न है। इसी को देखते हुए उन्होंने तोहफे के तौर पर उन्हें यहाँ पर शादी करने की परमिशन दी है। राष्ट्रपति भवन में शादी एक निजी समारोह में होगी। हालांकि प्रोटोकॉल की वजह से शादी में दूल्हा दुल्हन के करीबी लोग ही शामिल हो पाएंगे। ये बताया गया है कि जो शादी होगी इसमें कुछ प्रोटोकॉल्स जो हैं उनको फॉलो करना होगा और बहुत ही कम गेस्ट को बुलाना होगा, क्योंकि यहाँ पर सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल जो है वो फॉलो किया जाता है, क्योंकि कुछ तरीके के खास परमिशंस भी लिए गए हैं, क्योंकि इससे पहले यहाँ पर कभी शादी नहीं हुई है। तो पहली बार ऐसा होने वाला है कि 12 फरवरी को राष्ट्रपति भवन में शहनाई जो है वो गूंजेगी। दिल्ली से संजीव वर्मा के साथ फराह खान, न्यूज़ 18। और देखिए, पूर्व एमएलसी कामेश्वर चौपाल का निधन हो गया। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के ये ट्रस्टी भी थे। दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में निधन हो गया। कई दिनों से कामेश्वर चौपाल बीमार चल रहे थे। कामेश्वर चौपाल ने ही राम मंदिर निर्माण के लिए पहली ईंट रखी थी। संघ ने इन्हें प्रथम कार सेवक का दर्जा दिया था। तो कामेश्वर चौपाल अयोध्या राम मंदिर के ट्रस्टी थे। 9 नवंबर 1989 को राम मंदिर निर्माण के लिए पहली ईंट इन्होंने रखी थी। उस वक्त वे विश्व हिंदू परिषद के सह संगठन मंत्री भी थे। और आज जो हमारे बीच नहीं है, कामेश्वर चौपाल ने रोटी के साथ राम का नारा दिया था। करीब 40 साल तक राम मंदिर के लिए इन्होंने आंदोलन किया। 24 अप्रैल 1956 को कामेश्वर चौपाल का जन्म हुआ था। बता दें कि मधुबनी से स्नातक की परीक्षा कामेश्वर चौपाल ने पास की। मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा से 1985 में पीजी की डिग्री इन्होंने हासिल की। 1991 में बीजेपी ने रोसड़ा सीट से लोकसभा उम्मीदवार इन्हें बनाया। रामविलास पासवान के खिलाफ कामेश्वर चौपाल ने चुनाव भी लड़ा। 1995 में बेगूसराय की बखरी से विधानसभा का चुनाव भी कामेश्वर चौपाल ने लड़ा और 2002 में बिहार विधान परिषद के ये सदस्य बने। 2014 तक बिहार विधान परिषद के सदस्य की जिम्मेदारी ये संभालते रहे। 2014 में सुपौल से भी लोकसभा का चुनाव इन्होंने लड़ा था। कामेश्वर चौपाल अनुसूचित जाति से आते थे। प्रथम कार सेवक का इन्हें दर्जा मिला था। तो कामेश्वर चौपाल को लेकर के जो खबर सामने आई वो बेहद दुखद है। और इस बीच किशनगंज से खबर है, जहां किशनगंज में एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें एनडीए के घटक दल के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहे। सम्मेलन में कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाया गया। इसके साथ ही एनडीए सरकार की उपलब्धियां, नीतियों और सिद्धांतों को जन जन तक पहुंचाने पर भी जोर दिया गया। कार्यकर्ताओं ने पूरे जोश और ऊर्जा के साथ एनडीए के मिशन 2025 को मुकाम तक पहुंचाने का संकल्प लिया है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने बिहार में 2025 में एनडीए की सरकार बनने का दावा किया है। उसके प्रति उन्होंने कर्तव्यबद्धता दिखाया है और आने वाले 2025 के चुनाव में भारी बहुमत से एनडीए की सरकार बनने वाली है। और नीतीश कुमार जात धर्म नहीं, एक ही चीज पर विश्वास करते हैं, वो है विकसित बिहार। और चलिए, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।